हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक अपराधीकरण के कारण। हमने अपराधीकरण क्या होता है ये तो हमने पढ़ लिया था। ऐसे लोग जो अपराधी बैकग्राउंड से होते हैं और राजनीति में शामिल हो जाते हैं, राजनीतिक अपराधीकरण कहलाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन अपराधियों को हमारे समाज में एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। तो राजनीतिक अपराधीकरण इसीलिए बढ़ रहा है। किसी भी चीज चाहे वो कितनी ही गलत क्यों ना हो, जब तक इसकी स्वीकार्यता नहीं होती तब तक वो चीज नहीं चल सकती। जैसे बहुत सारे ऐड हमने देखे हैं, तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, 4XYZ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। लेकिन जब उनके खरीदारी नहीं होंगे तो बिकेगी कहां से। बहुत सारे लोग कहते हैं प्लास्टिक की पॉलीथीन बंद कर देनी चाहिए, फैक्ट्रियों में बंद होनी चाहिए। हम मानते हैं कि प्लास्टिक बंद नहीं किया जा सकता, उससे बहुत सारी चीजें अत्यधिक आवश्यकता की भी बनती हैं। जैसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट उससे बन रहे हैं, घर का फर्नीचर उससे बन रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम उससे बन रहे हैं जो बहुत नेसेसरी हैं। मानते हैं इस बात को। लेकिन जो घर में यूज जो प्लास्टिक होता है, वेस्टेज जो प्लास्टिक होता है, उसे तो हम फैक्ट्रियों में बंद करवा ही सकते हैं। तो किसी न किसी प्रकार की जब तक हम भयंकर प्रकार से या फोर्सेबल कार्रवाई नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता। जैसे बिहार में शराबबंदी की बात की जाए तब भी बहुत ज्यादा शराब वहां बिकती है। अगर किसी भी कार्य को करने की इच्छा शक्ति यदि जागृत हो जाए तो उस कार्य को बहुत आसानी से किया जा सकता है। आज भारत में राजनीतिक अपराधीकरण का परचम फैल रहा है। राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष पार्टी में ही आ रहे हैं, बहुत सारी पार्टियों में ये शामिल हैं, या यूं कहें शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जिसमें ऐसा ना हो। और भ्रष्टाचार के तो चार चांद हमारे देश में लग ही रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके कारण हमारा देश 10 साल पीछे चल रहा है। जापान का राष्ट्रवाद जग जाहिर है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रवाद जग जाहिर है, भारत का भी राष्ट्रवाद जग जाहिर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के इस सिस्टम को खोखला करते जा रहे हैं। तो इसके कारण हम देखते हैं कि राजनीतिक अपराधीकरण के क्या कारण हैं, किस कारण से राजनीति में अपराधियों की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अपराधी लोग ज्यादा आ रहे हैं। इसमें पहला कारण देखें तो राष्ट्रीय चरित्र का पतन। आप जानते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी का उपदेश दिया था अपने श्रीमुख से। उनके पद चरण पर चलने वाले गांधी जी जैसे महान आत्मा हमारे देश में हुए। उन्होंने अहिंसा की बात कही और कैरेक्टर की बात की। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नैतिक पतन। अगर नैतिक पतन हो गया तो सर्वस्व नाश हो गया। चरित्र, नैतिकता, राष्ट्रीयता और यूं कहें मानवीयता, ये ऐसे गुण हैं जिससे संसार में बने रहने के लिए या यूं कहें जीवन यापन करने के सबसे इंपॉर्टेंट तत्व ये हैं। तो राष्ट्रीय चरित्र का मतलब है कि हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा लगाव होना चाहिए, या यूं कहें राष्ट्र को बनाने में योगदान होना चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। 2004 में सुनामी आई और जापान में एक बड़ी त्रासदी हुई। आप जानते हैं ये भयंकर सुनामी थी, बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ कच्छ भुज में भी भूकंप आए थे इसी सुनामी के कारण, और बहुत भयंकर त्रासदी पूरी दुनिया में हुई थी। बहुत सारे देश इससे प्रभावित हुए थे। वहां एक फुकुयामा या फुकुशिमा के नाम से एक परमाणु बिजली घर था। इस परमाणु बिजली घर में जब भूकंप आया, बेहद इंपॉर्टेंट होने के बावजूद, बहुत मजबूती के बनने के बावजूद, जब प्रकृति अपने पर आती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसके सामने नहीं टिक पाती। इनके साथ भी यही हुआ। वहां जब ये त्रासदी हुई तो उसमें कई क्रैक्स आ गए और इसमें परमाणु रिसाव होने लग गया। परमाणु रिसाव होने लग गया और इस रिसाव के कारण ऐसा लगने लगा कि इतना भयंकर रेडिएशन फैलेगा कि आने वाली नस्लें ही खत्म हो जाएंगी। एक प्रकार से ये परमाणु बम ब्लास्ट ही था। अगर रिएक्टर ऑन है, रिएक्टर चल रहा है या भट्टी चल रही है
और उसमें से रिसाव का मतलब है कि वो भट्टी पूरी की पूरी ही ब्लास्ट हो जाएगी और भयंकर त्रासदी होने वाली थी। लेकिन जापान के महान राष्ट्र चरित्र वाले लोगों ने, जिनका बहुत जबरदस्त प्रेम देश के प्रति था, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और जाकर उसको बंद किया। बाद में वो वहीं, उनको तय था कि वो वहीं मरने हैं और बाद में वो मर भी गए। मैं ये नहीं कह रहा कि देश में ऐसे नहीं, हमारे देश में कारगिल की चोटियों को जीतने वाले लोग हैं, लेकिन उन प्रतीकों के संख्या में कहीं ना कहीं राजनीतिक अपराधीकरण वाले लोग क्या हैं, ज्यादा हैं। जैसे इजराइल की बात करें तो इजराइल में बहुत जबरदस्त चरित्र निर्माण होता है शुरुआत से ही, चाहे राजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, XYZ, एवरीवन, एवरी जेंडर, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे महिला पुरुष कोई भी क्यों ना हो, जैसे ही कॉलेज से पास आउट होंगे आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी किसकी, आर्मी की, क्योंकि इजराइल की जनसंख्या राजस्थान से कम है, दिल्ली मुंबई से भी कम है, छोटा सा एक देश, उसमें सेना कहां से आएगी, इसलिए प्रत्येक नागरिक को सैनिक की ट्रेनिंग दी जाती है। अमेरिका में अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, इजराइल अमेरिका में अंतर है, इजराइल में प्रत्येक व्यक्ति को सैनिक की ट्रेनिंग लेनी होगी, अमेरिका में आपको ग्रेजुएट अगर करना है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपको लेनी है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। तो दोनों में अंतर है, लेकिन फिर भी राष्ट्र चरित्र के निर्माण में बड़ी अहम योगदान होता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारे जो गुरुकुल थे, हमारे जो वैदिक संस्कृति थी, इसमें चरित्र निर्माण पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। यही कारण था कि अपराध और भ्रष्टाचार से हम बहुत कोसों दूर थे। इसमें दूसरा देखें, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी, ये भी अपराधीकरण के क्या हैं, कारण तो है ही, लेकिन राजनीतिक अपराधीकरण के भी ज्यादा कारण ये बन जाते हैं। गरीब व्यक्ति को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि मुझे यदि 10 दिन का राशन मिल रहा है तो मैं किसी भी वोट दूं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आम नागरिक जो 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाता, वो राजनीतिक अपराधीकरण में शामिल हो जाता है। अशिक्षा, अगर एक सर्वे करवाया जाए हिंदुस्तान में तो मेरे हिसाब से 30% से ज्यादा ऐसे नेता होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की। 10% नेता तो शायद आज की तारीख में, 70-80 के दशक में तो पूछो ही मत, 90-2000 के दशक में तो पूछो ही मत, 2020 में आज भी 10% ऐसे नेता होंगे जिन्होंने आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखा होगा। इसका मतलब वो अंगूठा छाप है, यदि कुछ 2-4 शब्द सीखे हैं तो आम बोलचाल में उन्होंने सीख लिए। मुझे अच्छे से याद है, मैं पार्टी का नाम तो नहीं लूंगा, एक पार्टी ने इंग्लिश के लेटर पढ़ने के लिए एक अंग्रेजी ट्रांसलेट अपॉइंट किया था, और इससे हमें पता लगता है कि हमारी राजनीति में अशिक्षा की स्थिति कैसी है, अशिक्षा का कितना घोर अंधकार फैला हुआ है। जब शिक्षित व्यक्ति अपने आदर्शों को स्थापित कर पाता है तो अशिक्षित व्यक्ति का पतन होना निश्चित है। अशिक्षा के कारण भी राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ता है। बहुत सारे अपराध इसलिए होते हैं, मेरा खुद का ऐसा मानना है, बहुत सारे अपराध इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि इसकी सजा क्या है। आप देखे होंगे भयंकर जघन्य जो अपराध हो रहे हैं, मीडिया में आ रही हैं, न्यूज चैनल्स पे आ रही हैं, उसके बावजूद अपराध हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? ना वो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, ना वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और ना ही हमारे समाज से वो जुड़े हुए होते हैं। एक प्रकार के मानसिक विकृत होते हैं। यदि पढ़े लिखे लोग होते, शिक्षा से जुड़े हुए लोग होते, कानून जानते, तो उन्हें उसका रिजल्ट पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं अपराध में कमी होती है। अशिक्षा भी इसका मुख्य कारण है, जो हमने देख लिया। बेरोजगारी, आप जानते हैं आज हर व्यक्ति रोजगार की तरफ भाग रहा है, और जब वो कुछ नहीं कर पाता तो फिर वो राजनीति में आने की कोशिश करता है, क्योंकि राजनीति उसे क्या लगता है, बिजनेस नजर आता है, और बिजनेस भी ऐसा जिसमें जबरदस्त प्रॉफिट है। एक बार आपको निवेश करना है और उसका प्रतिफल पूरी जिंदगी भर 7 पीढ़ियों तक आपको खाना है, और उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा आपका बाद में जीरो। क्योंकि एक बार निवेश अगर आपने किया और आपने चुनाव में भागीदारी ली और जीत गए, तो फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के इतने रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक अपराधीकरण इस कारण भी बढ़ रहा है
कि बेरोजगार व्यक्तियों के पास ऑप्शन बचता ही नहीं अपराधीकरण के अलावा। राष्ट्रीयता की भावना में कमी। अगर हम देखें तो राष्ट्रीयता की भावना बेहद जरूरी है। खुद से प्रेम तो होता ही होता है, उसके बाद परिवार से प्रेम, समाज समुदाय से प्रेम और सबसे बड़ा देश प्रेम। हमने जापान का उदाहरण यहाँ देखा। एक और जापान का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जापान का ही उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि जापान को मैंने बहुत डीपली पढ़ा है। वहां की बहुत सारी राष्ट्रीयता की घटनाएं मैंने पढ़ी हैं, वो प्रत्येक नागरिक में होनी चाहिए। जापान में जो संतरा होता है वो कड़वा संतरा होता है, उसका टेस्ट मीठा नहीं होता। अमेरिका से वहां चीजें आती हैं और फिर वो बेची जाती हैं। अब आप सोचे जापान एक बड़ा देश है, बड़ी जनसंख्या है, और मान लीजिए कि 10% 20% उनका हिस्सा भी अगर इकोनॉमी का जाता है, फल से संबंधित, फूड से संबंधित 10% बजट भी जापान अमेरिका को देता है, तो कितना बड़ा लॉस होगा। तो जापानियों ने क्या किया, अमेरिका के संतरे को मना तो नहीं कर सकते क्योंकि WTO के अधीन है, लेकिन उन्होंने खाना ही बंद कर दिया। जैसे ही खाना बंद किया खरीदारी बंद हो गई, खरीदारी बंद हुई तो अमेरिका ने बेचना भी बंद कर दिया। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जापानी लोगों में राष्ट्रीयता कितनी जबरदस्त है। भारत के लोगों में भी राष्ट्र के प्रति प्रेम बहुत जबरदस्त है, लेकिन इस भावना को 100% तक लाना है। जो 80% 90% लोग हैं उनको 10% जो बचे हुए लोग हैं उनमें भी ये भावना जागृत लानी है। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी युद्ध आक्रमण की स्थिति में जैसे हम एकजुट हो जाते हैं, देश प्रेम की जो भावना आती है, देश के प्रति समर्पण की भाव आते हैं, वे भाव सामान्य प्रकृति में भी होने चाहिए, ताकि हम जब भ्रष्टाचार करें, राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा दें तो उस पर क्या लग जाए, रोक लग जाए। भौतिकतावादी प्रवृत्ति। भौतिकतावादी प्रवृत्ति को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि विलासितापूर्ण जिंदगी। विलासितापूर्ण जिंदगी, आप जानते हैं वर्तमान में ऐश और आराम की जिंदगी सब जीना चाहते हैं। बढ़िया गाड़ियां हो, अच्छे फ्लैट्स हो, अच्छे AC वगैरह हो और बहुत जबरदस्त खर्च करने के लिए पैसा हो। ये पैसा कहां से आएगा? आम जिंदगी में और एक लीगल तरीके से तो व्यक्ति नहीं कमा सकता। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कलेक्टर हैं, तब भी आपकी सैलरी इतनी नहीं हो सकती कि आप एक बहुत बेहतरीन लाइफ जी सकें, जिसमें BMW मेंटेन कर सकें, बहुत अच्छे मॉल यूज कर सकें। ऐसा संभव नहीं है। तो ये लाइफ कहां से पूरी होगी? राजनीतिक अपराधीकरण से, भ्रष्टाचार से अब पूरी हो सकती है। तो जैसे जैसे भौतिकतावाद बढ़ा है, इसके लिए हमारा मूवीज जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। मूवी हैं, सीरियल हैं, ऐसे चीजें कहीं ना कहीं ऐसे शॉर्टकट की तरफ दिखाती हैं। मूवीज में ये चीजें दिखाई जाती हैं, इससे भौतिकतावाद बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग एड के माध्यम से भौतिकतावाद की तरफ जाते हैं, बहुत सारे लोग मूवीज के माध्यम से भौतिकतावाद की तरफ जा रहे हैं। अच्छी जिंदगी जीने के शॉर्टकट तरीके ढूंढते हैं, और शॉर्टकट तरीकों में एक ये भी है कि वे राजनीतिक अपराधीकरण या खुद एक जघन्य अपराधीकरण में शामिल हो जाते हैं, बड़े अपराध में वो शामिल हो जाते हैं। साधनों की पवित्रता में कमी, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। भौतिकतावाद का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसी व्यवस्थाएं जो विलासितापूर्ण जिंदगी जीने में काम आती है, भौतिकतावादी कहलाती है। साधनों की पवित्रता में कमी, तो इसमें गांधी जी का उदाहरण हम देखते हैं। साधनों का मतलब लक्ष्य, टारगेट अच्छे होने चाहिए। गांधी जी ने 2 बातें की, साधन और साधनों की। साधन और साधनों, माध्यम। साधन का मतलब लक्ष्य, साधनों का मतलब मीडिएटर, यानी कि मुझे जो आजादी चाहिए, साधन चाहिए, टारगेट चाहिए, जिसका जो माध्यम है वो कैसा होना चाहिए? पवित्र, अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। तो जो लक्ष्य हैं वो अच्छे होने चाहिए। आज के हमारे लक्ष्य क्या है? करोड़पति बनना, अरबपति बनना। अरे हम सोचें कि हमारी लिमिट्स के अनुसार काम होना चाहिए। परिवार बहुत अच्छा है, बच्चों की शिक्षा बहुत अच्छी हो गई, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, पेरेंट्स की हम सुरक्षा कर सकते हैं, उनको स्वास्थ्य की सेवाएं दे सकते हैं, बहुत अच्छा घर दे सकते हैं। लिमिट में काम होना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं। अनलिमिटेड की तरफ जाएंगे तो वहां पवित्रता समाप्त होती चली जाएगी। स्कैम देखे हम 1800 करोड़, 18,000 करोड़, 17,000 करोड़, ऐसे स्कैम हो रहे हैं।
एक व्यक्ति की जरूरत इतनी हो ही नहीं सकती। तो लाइफ का जो वास्तविक गुण है, पवित्रता है, उसको प्रति जागरूक हर व्यक्ति को होना चाहिए। पुलिस, राजनीतिक, नौकरशाही, अपराधियों में साठ हाथ, ये तो जबरदस्त डायलॉग है। हमारी जितनी भी मूवीज होती है उसमें जबरदस्त दिखाया जाता है। पुलिस राजनीतिज्ञों के कदमों में होती है, जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं वो राजनीति के कदमों में होते हैं, अपराधी इनके साथ होते हैं, और ये सब मिलकर समाज को भ्रष्ट कर रहे होते हैं। फिर हीरो आता है, इन सब की वाट लगा देता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इनका जो ये साठगांठ, इनकी जो दोस्ताना है, वो समाज पर भारी पड़ रहा है। समाज में पुलिस का काम है सुरक्षा देने का, लेकिन वो भ्रष्टाचार और अपराधियों के साथ हो जाती है। राजनेताओं का मेन उद्देश्य है समाज की सेवा करना, लेकिन वो अपनी सेवा में समाज को लगा देते हैं। अपराधियों और नौकरशाही की बात करें तो नौकरशाही प्रशासन में आने के बाद बहुत जबरदस्त अपने को अधिकारी मानने लग जाते हैं, आम जनता की वो सुनते ही नहीं है। और अपराधी तो वैसे ही आउट ऑफ सिलेबस हैं, समाज के विपरीत होते हैं, और ये सारे मिलकर कहीं ना कहीं राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ाते हैं। इसमें आगे देखें तो चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति का अर्थ है कि जब भी हमारे यहाँ चुनाव आते हैं तो व्यवस्थाओं को बदलने के प्रयास होते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखें तो हमारे यहाँ चुनाव सुधार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें जागरूकता अभियान, यानी कि माइक लगाकर आपको निर्वाचन आयोग कहता है कि आप डरे नहीं, किसी से भयभीत ना हो, किसी के शंका में ना आए, किसी लालच में ना आए। तो चुनावी राजनीति भी राजनीतिक अपराधीकरण का एक बड़ा ड्रामा सिस्टम बन रहा है। चुनाव के समय मदिरा पान है, बहुत सारे पैसे बांटे जाते हैं, राशन बांटा जाता है, लालच दिए जाते हैं, डराया जाता है। ये सारी चीजें इसको बढ़ाती हैं, राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ाती हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे देश को खोखला कर रही हैं। इसमें देखें अपराधी राजनेताओं की स्वीकार्यता, ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपको ध्यान रखना है। राजनीतिक अपराधीकरण के लिए सबसे जिम्मेवार जो कारक है वो यही है। अगर हम अपराधी नेताओं को स्वीकारना छोड़ दें, अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर हम आज चुनाव की बात करें, हर माड़ा क्षेत्र में 4 लोगों की बात करते हैं, एक हमारे विद्यालय से एक टीचर खड़ा हो जाए या एक विद्यार्थी खड़ा हो जाए, एक सामान्य आदमी खड़ा हो जाए, एक अपराधी आदमी खड़ा हो जाए जिसके पास बहुत सारा पैसा है, निश्चित है कि पैसे वाला ही जीतेगा। हम भी नहीं चाहते कि एक पढ़ा लिखा और एक सभ्य नागरिक हमारे यहाँ लीडर बने। क्यों? क्योंकि ऐसा उसका वर्चस्व नहीं है, उसने पैसा खर्च नहीं किया, उसने शराब नहीं पिलाई, और समाज में इसकी स्वीकार्यता नहीं है। हम भी ज्यादातर उन्हीं नेताओं को वोट डालते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनमें भय समाज में आएगा। हम भी जानते हैं कि ये जीत गए तो समाज का भला नहीं होने वाला, फिर भी लालच में आकर जातिवाद के समीकरणों को देखकर, भय के समीकरणों को देखकर, नाम को देखकर हम कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ही जिता देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिले हैं कि समाज से उनका किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं होता, फिर भी जनता उन्हें लगातार जिताती रहती है। तो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जब तक समाज स्वीकारता रहेगा, जब तक उनका समर्थन करता रहेगा, राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ता ही रहेगा। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको मतदान में नहीं जिताना चाहिए, उनको समाज से बाहर करना होगा। प्रभावी कानून तो है पर लागू नहीं होते। अब इसमें सबसे बड़ा रोना क्या है कि संविधान में हमारे कानून है, व्यवस्थाएं हैं, सारा सिस्टम बना हुआ है, लेकिन कानून को अपने हिसाब से एडजस्ट करने का काम कौन कर लेते हैं? राजनीतिक अपराधीकरण वाले लोग कर लेते हैं। बड़े वकील हैं, इनके पास पैसा है, और उस पैसे की ताकत के दम पर ये सब कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बनता है राजनीतिक अपराधीकरण को आगे बढ़ाने के लिए। न्यायिक प्रणालियों में खामियां, हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था में एक बड़ी खामी है कि त्वरित न्याय नहीं है, तुरंत एक्शन नहीं होता। बहुत सारी मूवीज में आपने डायलॉग सुना होगा कि भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी नेता को सजा हुई हो, और ये सही भी है। नेताओं को हमारे यहाँ सजा नहीं होती। इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होता है? राजनीतिक अपराधीकरण प्रवृत्ति के लोगों को होता है। वे अपने फायदे के लिए
कानून को तोड़ मरोड़ते हैं, न्यायिक व्यवस्था को अपनी तरफ झुका लेते हैं। ऐसा हमने बहुत सारी मूवीज में, सीरियल्स में भी देखा है। तो ये सारे कारण हैं राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ाने के। अब इसका पॉइंट ऑफ व्यू बदलें और अपराधीकरण को रोकने के उपाय देखें तो वो भी ऐसे ही होंगे। कैसे? राष्ट्रीय चरित्र को बढ़ाना होगा, शिक्षा देनी होगी, बेरोजगारी मिटानी होगी, गरीबी मिटानी होगी, राष्ट्रीयता की भावना लानी होगी, भौतिकवादी प्रवृत्तियों की जगह आदर्शवाद लाना होगा और देश प्रेम जगाना होगा, साधनों की पवित्रता जैसे कार्यक्रम चलाने होंगे, धार्मिक परिवर्तन लाना होगा, पुलिस, राजनीतिक नौकरशाहों, अपराधियों के नियम कठोर करने होंगे, पुलिस की जिम्मेवारी देनी होगी, राजनेताओं को जिम्मेदारी देनी होगी, नौकरशाही पे कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, चुनावी राजनीति के लिए चुनाव सुधार होने चाहिए, नेता अपराधियों को टिकट नहीं मिलेगी, दल को स्वीकार्यता नहीं होगा। यदि कोई दल या कोई पार्टी किसी अपराधी को टिकट देता है तो ऐसे में उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा पूरे दल को ही, तो फिर दल टिकट भी नहीं देंगे। अपराधी नेताओं को कभी नहीं जिता के भेजेंगे, उनका खुलकर विरोध करेंगे। प्रभावी कानून को लागू करने के लिए हम RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन का सहारा लेंगे, सरकार की मदद करेंगे। बहुत सारे मैगजीन्स, मीडिया हैं। न्यायिक प्रणाली में सबूतों के तौर पर कार्रवाई नहीं होती, सबूतों को ढूंढने में समाज मदद करेगा, आम नागरिक मदद करेगा और अपराधीकरण को रोका जा सकता है।